दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपको YouTube की बहुत सारी वीडियोस और Facebook पर ऐसी बहुत सारी पोस्ट मिलती होगी जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि 2023 में तुर्की की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। 2023 में तुर्की क्या करने वाला है? क्यों दुनिया भर के मुल्कों को तुर्की आंखें दिखा रहा है? आखिर क्या वजह है कि तुर्की के PM रजब तैयब अक्सर अपनी भाषण में कहा करते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा? आखिर ऐसा क्या होगा 2023 में? इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल बातें आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, 2023 को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे यानी 1923 में जाना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है 1914 से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उस वक्त करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। दोस्तों, इस्लामी दुश्मन मुल्कों को ऐसा मौका भी मिल गया था और यही वो वक्त था जब सबसे लंबे वक्त तक चलने वाले रियासत, जिसको हम खिलाफत उस्मानिया या फिर सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं, उसका अंत हुआ। लेकिन इतने बड़े और इतने मजबूत रियासत को ख़त्म करना इतना तो आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसके लिए उन्होंने बहुत सी रणनीति और योजनाएं बनाना शुरू कर दी थी। खिलाफत उस्मानिया की अंदर अपने जासूसों को बिठा रखा था। अर्तुगरुल गाजी देखने वाले लोग यह जान चुके होंगे कि पहले का दौर का माहौल क्या होता था। हमेशा से ही वो लोग वही काम किया करते थे जो अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है, यानी अंदरूनी तौर पर गद्दारों को ख़रीद लिया करते थे या फिर अपने खुद के आदमियों को जासूस बनाकर उनमें भेज दिया करते थे और उनको काफ़ी कमज़ोर अंदर से कर दिया करते थे। दोस्तों, यही हुआ 1923 में। 1923 में तुर्की के ही लोगों ने गद्दारियां की और ईसाई और यहूदियों की जो जासूस भरे हुए थे उन्होंने अपनी चालबाजियां जारी रखी, जिसके वजह से 1923 में खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर हुई और इन लोगों को वो मौका भी मिल गया जिसका इनको बरसों से इंतज़ार था। तुर्की के कमज़ोर होने पर इन्होंने तुर्की के सामने यह शर्त रख दी कि अगर तुर्की अपनी सलामती चाहता है तो हम जो कहते हैं उसे मानने के लिए तैयार हो जाए। तुर्की के सामने सर झुकाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। तब उसी समय तुर्की और उनके बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते को हम लोजान समझौता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस समझौते में वो सारी शर्तें रखी गई जिन शर्तों ने तुर्की को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया और आने वाले 100 सालों के लिए तबाह कर दिया। तुर्की अब एक ऐसा देश बन चुका था जो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय तमाशा देखने के। इस समझौते में जो शर्तें रखी गई थी उनमें से कुछ का जिक्र हम आपके सामने करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह पर तुर्की को एक सेक्युलर देश बना दिया गया। जितने भी देश खिलाफत उस्मानिया के अंदर आते थे उन सभी को आज़ाद कर दिया गया। तुर्की में जो खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान थे उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया ताकि दोबारा बगावत ना कर सके। दूसरी शर्त, तुर्की अपनी ज़मीन से 100 सालों तक तेल नहीं निकाल सकता। शर्त नंबर 3, तुर्की का बंदरगाह जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ती थी, जिसमें से बिजनेस के लिए बहुत से जहाज जाते थे, उसको तुर्की के अपने हक से ही बाहर कर दिया गया, वो भी पूरे 100 सालों के लिए। दोस्तों, शायद आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि तुर्की को कमज़ोर करने वाले समझौतों की समय अब 2023 में पूरी होने जा रही है, यानी कि यही वह समय 2023 है जब तुर्की अपने ऊपर लगाए गए सारे पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा। इसलिए तुर्की के वज़ीर आज़म अपनी भाषण में ये अक्सर कहा करते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा, जबकि तुर्की ऐसा तुर्की बनेगा जो कि अपने तारीख़ में पहले कभी हुआ करता था। दोस्तों, यह कहना तो अभी बहुत मुश्किल है कि 2023 के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा। जाहिर है कि बहुत कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि तुर्की में क्या क्या होगा 2023 में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।